जैसा कि मित्रों इकोनॉमी के अंतर्गत जीडीपी पढ़ रहे थे, तो जीडीपी में मैंने आपको बेसिक जितना भी था मैंने कंप्लीट करा दिया था। उसमें मैंने बताया था कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है और ये कैसे निकालते हैं, राइट। तो निकालने के आधार पर भी मैंने आपको समझा दिया था कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है अर्थात मार्केट प्राइस के आधार पर जो हम जो वर्तमान में जो वस्तुएं हैं जिनका मार्केट प्राइस है उसके आधार पर हम नॉमिनल जीडीपी को निकालते हैं, राइट। जबकि रियल जीडीपी होती है उसका एक बेसिक आधार होता है और बेसिक आधार जब निकालते हैं तो पिछले जो मूल्य था, पिछला जो नॉमिनल जीडीपी का जो मूल्य था उसी के आधार पे वर्तमान का जो मूल्य है उसके आधार को कंसीडर करते हुए हम निकालते हैं। ओके, तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम बात करेंगे जीडीपी से एनडीपी कैसे बनाते हैं उसके विषय में समझाते हैं, साथ ही साथ जीबीए के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जीबीए में आप जानते हो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एडिशन होता है अर्थात जो सकल मूल्य वर्धित, ठीक है, जिसे बोलते हैं उसके विषय में भी हम समझेंगे। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था है उसके सेवा क्षेत्र हैं, वो सेवा क्षेत्र का कहाँ कहाँ योगदान होता है, तो सेवा क्षेत्र के योगदान से हमारी जीडीपी पर क्या फ़र्क पड़ता है इसके विषय में भी समझेंगे। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक बताए हैं इनको हम बेसिक्स से एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एनडीपी को समझेंगे कि एनडीपी होती क्या है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि एनडीपी का मतलब होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है या हम इसे नेशनल की जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, इसे हम अपनी भाषा में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, नेट का तो मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग जो होता है निबल होता है। निबल का मतलब एक शुद्धता, इसका रीजन है ये शुद्धता को प्रेफरेंस देता है। दूसरी बात डोमेस्टिक का मतलब को आपको मैंने बता ही दिया था, घरेलू। और प्रोडक्ट का मतलब आपको मैंने समझाया था उत्पाद, राइट। तो अब एनडीपी की बात करते हैं। तो एनडीपी जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वो जीडीपी से ही निकलती है, राइट, जीडीपी से ही निकलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी होती है वो कंप्लीट जो भी उत्पादन होते हैं, राइट, जो भी उत्पादन होते हैं तो उन उत्पादन के एक वस्तुओं में सेवा और वस्तुओं का जो उत्पादन है उनका एक अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। ओके, वो आंतरिक मौद्रिक मूल्य होता है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की गणना की जाती है। उपभोक्ताओं का मतलब ये होता है कि जैसे जब जीडीपी का जो बेसिक चीज़ है वो अंतरिम मौद्रिक मूल्य है। ओके, और अंतरिम मौद्रिक मूल्य का मतलब ये है कि जब तक उत्पादन हुआ है और उत्पाद का जब तक मार्केट में चल रहा है, राइट, तो उसका अंतिम मूल्य जब तक डिसाइड नहीं हो जाएगा आप जीडीपी को काउंट नहीं कर पाओगे। तो अंतिम मूल्य जब तक वो पेट में जाएगी तब तक उसका मूल्य डिसाइड किया जाता है, यानी कि जब तक वो चीज़ नष्ट नहीं हो जाएगी तो अंतिम जो विक्रेता तक उसकी जो मूल्य वैल्यू होती है उसको कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो वो जीडीपी का अंतिम मौद्रिक मूल्य हो जाता है, राइट। तो अब बात ये आती है कि ये जो जीडीपी है तो ये उपभोक्ताओं पे निर्भर होती है। क्यों? जितना ज़्यादा उपभोग इसका किया जाएगा जो भी जैसे उत्पादन हुआ है, राइट, तो उत्पादन का जब मार्केट में जाता है वही मार्केट में जब मार्केट जो प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग जब बिक्री होती है तो जब लोग को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो परचेज जब करते हैं तो वो क्या है, उपभोक्ता है। तो जब उपभोक्ता अपने अंतिम रूप से उस चीज़ को फिनिश नहीं कर देगा, कोई पदार्थ को या किसी प्रोडक्ट को अंतिम रूप से फिनिश नहीं कर देगा, तब तक आप जीडीपी में कैसे काउंट कर लोगे। तो इसका अर्थ यही है कि जीडीपी का मतलब ही होता है कि एक वर्ष के अंतर्गत जो वस्तुएं जो सेवाएं हैं उनके उत्पादन जो हुआ है उनका अंतरिम मौद्रिक मूल्य, राइट, ही कहलाता है क्या, जीडीपी, राइट। तो अब बात ये आती है कि ये डिपेंड जो करती है उपभोक्ताओं पर निर्भर होती है। उपभोक्ता का मतलब तो आप समझते ही हो, जो उपभोग करने वाले लोग हों, जैसे मार्केट में कोई चीज़ जाते हैं लोग खरीदने जाते हैं, वो क्या है, उपभोक्ता ही तो हैं, क्योंकि वो लेके आएंगे, उपभोग करेंगे उसका, तो वो उपभोक्ता है, कंज्यूमर होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जीडीपी का जो बेसिक कारण जो होता है वो डिपेंड करता है उपभोक्ताओं पर। अब बात ये आती है कि ये उपभोक्ता जो हैं, राइट, उपभोक्ता जो हैं जितना ज़्यादा उपभोग करोगे उतना ही जीडीपी में उनका योगदान रहेगा। जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका जीडीपी में क्या रहता है, योगदान रहता है। दूसरी बात आप जानते हो
कि ये उपभोग तो तभी कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। ओके, क्योंकि जब तक मार्केट में उत्पादन का स्तर बराबर नहीं होगा या स्तर में वृद्धि नहीं होगी तो लोग उपभोग उतनी जल्दी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो उपभोक्ता जो डिपेंड करते हैं उत्पादन के बेसिस पर होना चाहिए। तो उत्पादन जो है एक्चुअली में जो होता है ना मार्केट में, उत्पादन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं या कोई कारखाने जो होते हैं वहाँ से जब उत्पादन किया जाता है तो वो उत्पादन जो है जब वो मार्केट प्राइस पे जाता है तो मार्केट प्राइस में जो वहाँ पे खुदरा मूल्य होते हैं वो क्या लेते हैं, थोक मूल्य और खुदरा मूल्य होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसी के आधार पर ये परचेज किया जाते हैं और परचेज करने के बाद ये जब जब ये क्या करते हैं, इसका उपभोग करते हैं तो वही उपभोक्ता कहलाते हैं। ओके, तो इसी के बेसिक पर ये जीडीपी जो होती है वो काउंट होती है। अब बात ये आती है कि जो भी थोक विक्रेता है या आप जानते हो कि खुदरा विक्रेता है, तो पहले हम थोक विक्रेता की बात कर लेते हैं। तो थोक विक्रेता जो होते हैं जब कोई चीज़ को परचेज करते हैं, राइट, थोक विक्रेता जब किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि उनके जब वो परचेज करके लाते हैं तो उन्हें जो भी प्रोडक्ट मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो एक्चुअली में शकल के रूप में होता है। ठीक, शकल के रूप में होता है। ठीक है, अब शकल का मतलब तो आपको मैंने बताया ही दिया था कि इसमें शुद्ध वस्तु क्या होती है, शुद्ध वस्तु प्लस गौण वस्तु भी होती है। ठीक, या इसे बोलते हैं मुख्य वस्तु और प्लस गौण वस्तु। तो गौण वस्तु और शुद्ध वस्तु दोनों को मिलाकर के शकल बनता है। लेकिन आप जानते हो जो एनडीपी होती है, एनडीपी होती है उसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है इसमें क्या होता है कि जो गौण वस्तु होती है, राइट, गौण वस्तु जो होती है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। समझ रहे हो, ये क्या कर देते हैं, गौण वस्तु हटा देते हैं। तो एनडीपी में अगर आप देखोगे तो ये शुद्ध जो मुख्य वस्तु है, शुद्ध या मुख्य वस्तु है, इसी को हम काउंट करते हैं, तो ये कहलाती है एनडीपी। दूसरी बात आप जानते हो एनडीपी में शुद्धता का मापन किया जाता है। तो शुद्धता क्या क्या होनी चाहिए, जैसे आप जानते हो कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, कोई भी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बना है, राइट, जो वो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बना है तो उस बनने वाले प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप के भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया होगा। तो भौतिक संसाधन कौन से हो सकते हैं, वो मशीनरी हो सकती हैं, राइट। तो मशीनरी भी आप जानते हो कि मशीनरी जब उपयोग की जाती हैं तो मशीनरी भी समय के साथ क्या होता है, उसमें भी घिसावट होती है, राइट, उसमें क्या होती है, घिसावट होती है। तो घिसावट के आधार पर आप जानते हो कि यही एनडीपी में, सुनना ध्यान से, एनडीपी जो हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो जीडीपी है, राइट, जो जीडीपी है उसमें से हम घिसावट को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जीडीपी में आप देखोगे तो ओवरऑल आ जाता है सब कुछ, ओवरऑल सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो जब एनडीपी हम काउंट करेंगे तो एनडीपी में हम निबल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, राइट, निबल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो निबल में आप जानते हो क्या होता है कि इसमें अंतर्गत आप देखोगे तो वो सभी प्रकार की जैसे अप्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती प्रॉपर, राइट, जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन समय के साथ साथ क्या है कि उनके मूल्य की जो वैल्यू है उसमें कमी आती रहती है। ओके, तो उनको हम क्या कर देते हैं, जीडीपी से अलग कर देते हैं। तो आप ऐसे समझो एनडीपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस के मूल्यह्रास। अब देखो मूल्यह्रास क्या है, ये मूल्यह्रास एक्चुअली में देखोगे ना तो ये सेवा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, सेवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सेवा क्षेत्र में आप जानते हो क्या है, जैसे ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की इनकम कितनी है, 15,000 रुपये है। ओके, 15,000 रुपये है। अगर वो देखता है कि 15,000 रुपये में अगर वो 5,000 रुपये खर्च करता है, 5,000 रुपये में कोई भी वो प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, अब वही प्रोडक्ट जो है, राइट, वही प्रोडक्ट है, समय के साथ क्या होता है उसकी जो मूल्य वैल्यू है प्रोडक्ट की बढ़ती रहती है। मान लो वही प्रोडक्ट है जो 5,000 का पहले खरीदा, अब वो 6,000 रुपये का हो गया है। तो जब वो 5,000 का पहले खरीदा और वो 6,000 का हो गया तो इसकी जो वैल्यू है, मूल्य वैल्यू 1,000 रुपये बढ़ी। जबकि आप देखोगे उसके पैसा जो है इसकी वैल्यू में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जो भी उसकी इनकम थी, राइट, जो भी उसकी इनकम थी इसमें किसी प्रकार का कोई रूपांतरित या कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। तो इससे क्या होता है कि इसकी मूल्य, जो वस्तु के मूल्य की वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर आप देखोगे ना, परचेजिंग पावर, थोड़ा परचेजिंग पावर रोक लो, जैसे मूल्य की जो वैल्यू है वस्तु की उसमें तो वृद्धि हो गई,
उसमें तो वृद्धि हो गई, लेकिन आप जानते हो इसकी जो सैलरी है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 15,000 इस वर्ष भी थी, 2022 में भी थी, 2023 में भी है, ओके। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 5,000 से 6,000 रुपए का हो गया। तो इसके जो मूल्य है, इसका जो मूल्य है इसमें क्या हुआ, कमी हो गई। क्या हुआ, कमी हो गई। तो अर्थात यही कहलाता है सेवा क्षेत्र में मूल्यह्रास। क्या कहलाता है, मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास का मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति की आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो और वस्तुएं समय के साथ वृद्धि होती जाए, तो जो उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी के जो मूल्य वैल्यू है उसमें कमी आ जाएगी, अर्थात परचेजिंग पावर में कमी आ जाएगी। समझ रहे हो, तो यही कहलाता है मूल्यह्रास। दूसरी बात है इसमें से क्या घटा देंगे, पहला तो हम मूल्यह्रास को हटा देंगे, दूसरी बात है इसमें घिसावट को खत्म कर देंगे। घिसावट का मतलब आप जानते हो कि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, राइट, मान लो प्राकृतिक उत्पादन हुआ, प्राकृतिक उत्पादन में चाहे आप कृषि ले सकते हो, चाहे खनिज संपदा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट, लेकिन प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन जब लेते हैं तो प्राकृतिक संसाधन से हम क्या बनाएंगे, भौतिक संसाधन बनाएंगे, अर्थात उनका विनिर्माण क्षेत्र करेंगे। तो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। अब मशीनों का जब हम प्रयोग करेंगे तो मशीनों में आप जानते हो क्या है कि उनकी समय के साथ उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है, राइट। भले ही वो उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भले ही वो उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वो समय के साथ जब यूज होंगी तो उनकी जो पावर होती है उसमें कमी आती जाती है। आप जानते हो कोई न्यू गाड़ी ले लो, तो न्यू गाड़ी जो होती है वो काफ़ी रफ्तार से तेज चलती, बहुत बढ़िया चलेगी, मस्त, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, गाड़ी बेहतरीन चलेगी। लेकिन समय के साथ क्या होता जाता है कि वही गाड़ी जो है पुरानी होती जाती है, तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। दूसरी बात है कि उसकी जो क्षमता है उसमें भी कमी आएगी, जो मशीनरी क्षमता है उसके अंतर्गत जो होती है तो उसमें भी कमी आती है, राइट। तो इसी प्रकार आप जानते हो कि जितने भी आप प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये प्रोडक्ट को बनाने वाली कहीं ना कोई मशीन होगी, राइट। वो भले वो लोहे की होगी, लोहे की होगी, प्रॉपर लोहे की होगी, हो सकता है लोहे की ना हो, कहीं कुछ भी हो, लेकिन आप जानते हो कि उस जब वो यूज होती हैं तो वो निरंतर घिसती जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो अमर हैं, अनंत हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो उनमें भी समय के साथ क्या है, घिसावट होती जाती है। तो यही जो घिसावट है, यही जो घिसावट है उसको हम कर देंगे बाहर। तो क्या करेंगे, बाहर। तो घिसावट को भी हम इससे बाहर कर देते हैं, राइट, इससे हम क्या कर देते हैं, बाहर। तो ये हमारी निकल जाती है एनडीपी। तो घिसावट कहाँ किस में होती है, ये होती है भौतिक संसाधनों में। जब भौतिक संसाधन के अंतर्गत जब हम प्रोडक्ट का जो भी प्राकृतिक संसाधन उत्पादन है उनको हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, उनका रूपांतरित करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तब इससे जो मशीनरी है उसमें हो जाती है घिसावट। वही घिसावट को हम कर देंगे माइनस, अर्थात जीडीपी से हटा देंगे, तो यही निकल जाती है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे आप जानते हो चीनी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो चीनी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस लिए है, क्योंकि चीनी प्राकृतिक चीज़ों से तो बनती नहीं है। प्राकृतिक गन्ना से चीनी बनती है, लेकिन सीधी का प्राकृतिक चीनी आपको क्या देती है, नहीं देती ना। लेकिन आप जानते हो जब चीनी बनाते हैं तो चीनी में खंडसारी मिलाते हैं, तो उसमें कुछ मशीनरी सिस्टम होता है कि नहीं। तो मशीनरी जब उसमें यूज होती है तो वो घिसेगी कि नहीं, तो वो घिसावट जो है मशीनरी की उसको माइनस करेंगे, तभी हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, राइट। तो नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो चीनी हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। और भी आप जानते हो, जैसे अगर बात करते हैं इसमें कि समय के साथ साथ क्या होती है, मुद्रास्फीति में तो वृद्धि होती ही जाती है। तो मुद्रास्फीति में जब वृद्धि होती है तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो मुद्रास्फीति को हम इससे हटाते हैं बाहर। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति को अगर ऐड कर लेंगे तो ये आप जानते हो क्या हो जाएगी, तो वो जीडीपी के अंतर्गत है। जीडीपी के अंतर्गत आप जानते हो इसको समाहित हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो होती है जीडीपी के जो उत्पादन क्षेत्र होता है, राइट, उत्पादन क्षेत्र पर ये डिपेंड करती है। ओके, उत्पादन क्षेत्र पर डिपेंड करती है। जबकि आप जानते हो एनडीपी जो होता है वो उत्पादन के साथ साथ उसमें घिसावट को अलग कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो मुद्रास्फीति होती है, एक्चुअली में अगर आप देखोगे जो मुद्रास्फीति है उसे क्या कर देते हैं, उससे बाहर करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसका कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे प्रोडक्ट में वृद्धि होती जाती है, तो उसकी जो मूल्य वैल्यू है वो मार्केट में डिपेंड करती है, राइट, मार्केट में डिपेंड करती है। जबकि आप क्या करते हो, जब आप बनाते हो
राइट। जब आप क्या करते हो, बनाते हो प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट जो है एक्चुअली में वो जब बन के आता है, राइट, जब वो मार्केट में आता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है वो उसको स्पष्ट करता है। तो इसलिए आप जानते हो जो मुद्रास्फीति होती है, वो मुद्रास्फीति क्या होती है, उस मूल्य को डिपेंड करती है कि उसमें मूल्य में क्या वृद्धि हो रही है। चलो, इतना समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये एनडीपी निकालते हैं, तो एनडीपी में क्या कर देते हैं, मूल्यह्रास को हटा देते हैं, गिरावट को हटा देते हैं। इसके बाद जो मुद्रास्फीति होती है इसको हम क्या कर देते हैं, जीडीपी में उत्पादन के क्षेत्र में उसको काउंट कर लेते हैं, जबकि जीडीपी से जब एनडीपी निकालते हैं तो उसको हटा देते हैं, राइट। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलो, अब बात आती है जीबीए की। तो जीबीए को थोड़ा समझ लो। तो जीबीए एक्चुअली में क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे है सकल मूल्य वर्धित, या इसे हम वर्धन भी बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यानी कि सकल माना मतलब, सकल का मतलब आप तो समझते ही हो, समझा दिया था। मूल्य का मतलब आप जानते ही हो, उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। वर्धन मतलब होता है वृद्धि, राइट। वर्धन का वृद्धि मतलब होता है वृद्धि, ओके। तो ये वृद्धि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रेफरेंस देता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एक्चुअली में है क्या, ग्रॉस वैल्यू एक्चुअली में एडेड करते हैं तो ये है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बेसिस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से समझो, सबसे पहले आप ऐसे समझो इसे कि जो जीबीए होता है, राइट, जो जीबीए होता है एक्चुअली में देखा जाए तो ये 3 बेसिस पे डिपेंड करता है। पहला तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, राइट, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, डिपेंड इन 3 पे करता है। लेकिन वैल्यू के आधार पर अगर आप देखोगे तो इन प्राकृतिक संसाधनों को फिर हम नहीं गिनेंगे। पहले तो हम प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज करेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि थोड़ा हम समझा देते हैं फिर समझना। इसके दूसरी बात आती है, इसमें प्राकृतिक संसाधन पहला हो गया, राइट। दूसरा आता है इसमें भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, और तीसरा है इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र। इन तीनों को हम इसके क्या कर लेते हैं, मेंशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीबीए होता है, राइट, जीबीए होता है, ये उत्पादन के आधार पर डिसाइड किया जाता है, उत्पादन के आधार पर ये डिसाइड होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो उत्पादन होता है, राइट, जो मार्केट में उत्पादन होता है, उस उत्पादन में जो इकाई है, यानी कि उत्पादन की जो इकाई है, वो इकाई जो देखा जाए तो वो मार्केट में किस प्रकार से अपने को वृद्धि कर रही है, इस बेसिस पर हम जीबीए को समझते हैं, राइट। जबकि जीडीपी जो होता है वो ओवरऑल समझा जाता है। ओवरऑल का मतलब ऐसा होता है कि उसका एक अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, बस शुरू का नहीं हम देखते हैं, अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, बस उससे हम निकाल लेते हैं। जबकि जीबीए जो होता है वो अंतिम मौद्रिक मूल्य को तो हम काउंट करते ही हैं, लेकिन शुरुआत से उसमें कितनी वैल्यू एडेड होती जा रही है उसको भी हम काउंट करते हैं, ओके। तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि जो जीडीपी होता है ये उपभोक्ताओं के अंतिम, जब उपभोक्ता होते हैं, कि उपभोक्ता जब खर्च करते हैं, राइट, उपभोक्ता जब उपभोग करते हैं, आप खर्च करके उपभोग करते हैं तो उसको काउंट कर लेते हैं। जबकि जीबीए जो होता है ये एक्चुअली में ये उत्पादन पर निर्भर है, ये उत्पादन पर निर्भर है कि आपका मार्केट में कितना उत्पादन होकर के जा रहा है, ओके। आपका मार्केट में कितना उत्पादन होकर के जा रहा है, तो उस बेसिस पर हम जीबीए को निकालते हैं। ये उत्पादन पर डिपेंड करता है, उत्पादन पर। जैसे आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन में आप जानते हो कि प्राकृतिक संसाधन हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन ले लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन में आप जानते हो क्या है, गेहूं है, राइट। तो ये प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं, उत्पादन है कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये जीबीए जो है उत्पादन बेसिस पर डिपेंड होता है। एक मिनट, तो गेहूं क्या है, उत्पादन है, राइट, ये क्या है, उत्पादन है। तो ये प्राकृतिक है, ये क्या है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं
वो भी आप जानते हो जीबीओ में काउंट करते हैं, लेकिन आप जानते हो वो वैल्यू के आधार पर हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जो हम संसाधन जो प्राकृतिक दिए जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है। उसमें किसी प्रकार की कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। जैसे गेहूं है, तो गेहूं आप कृषि से होता है, तो आप खेती करोगे गेहूं की, तो गेहूं से जब आप गेहूं बना लोगे, तो आप बताओ उसमें कौन सी वैल्यू ऐड हुई? वैल्यू ऐड तब मानी जाती है जब कोई गेहूं उसका रूपांतरित होकर मार्केट में वो शेयर किया जाता है, तो मार्केट में जब उसकी बिक्री होती है, तो बिक्री के आधार पर, राइट, बिक्री के आधार पर वो अलग अलग उसको रूपांतरित करके मार्केट में शेयर करते हैं, उसके सेल करते हैं। तो तब आप जानते हो यही गेहूं से जब भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, उसमें कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, वही तो होता है जीबीए। तो वो उत्पादन पर डिपेंड करता है। आपका जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, उतनी ज़्यादा जीबीए होगी, उतनी ही ज़्यादा जीबीए होगी, राइट। लेकिन आप जीबीए को जीडीपी से अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जीडीपी जो है वो अंतिम मुद्रा के मूल्य के आधार पर निकालते हैं, जबकि आप जानते हो जीबीए जो है वो अंतिम से नहीं है, वो स्टार्टिंग ही से ही जुड़ के जाती है, प्रारंभ से ही जुड़ के जाती है। जैसे मान लो गेहूं है, ठीक है, तो ये गेहूं क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, राइट। गेहूं ले लो, गन्ना ले लो, कुछ भी ले सकते हो, मत्स्य क्षेत्र से ले सकते हो, कुछ भी। तो प्राकृतिक संसाधन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं गेहूं का, और पिछली बार भी मैंने आपको जीबीए समझाया था। तो गेहूं क्या है? जब गेहूं को हम कहाँ लेके आएंगे? भौतिक संसाधन में। तो भौतिक संसाधन में जब मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है, राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आप देखोगे ये गेहूं का क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं, राइट। क्या बनाते हैं? इसका आटा बनाते हैं। तो ये आटा क्या है? आटा क्या है? ये एक्चुअली भौतिक संसाधन द्वारा बना है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र से इसका उत्पादन हुआ था गेहूं का, इसका विनिर्माण क्षेत्र में भौतिक संसाधन मशीनों के माध्यम से हमने इसको क्या कर लिया? आटा बना लिया, राइट, आटा बना लिया। अब यही आटा है, इसकी पुनः मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब पुनः जब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण क्षेत्र में पुनः किसी पदार्थ मतलब उत्पादन का बार बार उसका क्या करना? विनिर्माण करना, वही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, राइट। तो आटा बना लिया, तो आटा आटा जो होता है एक्चुअली में देखा जाए इसका क्या बनेगा? इसका आप मान लो ब्रेड बनेगा, ठीक है। अब इस ब्रेड का क्या बनेगा? केक बनेगा। इस केक का कुछ और भी बना सकते हो, या तो इसे खा सकते हो, राइट। अब गेहूं का जो मूल्य था वो था आपका 2500 रुपये, आटा का हो गया 3000 रुपये, ये हम क्विंटल की बात कर रहे हैं, राइट। ब्रेड का 5000 रुपये मान लो, केक का आप 7000 रुपये मान लो। तो इस प्रकार से आप जानते हो इसमें क्या है? गेहूं जो 2500 रुपये हैं, 2500 रुपये हैं, क्या इसमें कोई वैल्यू एडेड हुई? नहीं हुई, क्योंकि ये एमएसपी पे निर्धारित है, क्योंकि ये जो है ये सरकार ने डिसाइड किया है, ओके, ये सरकार ने डिसाइड किया। जबकि आप जानते हो ये जो है आटा जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये मार्केट की डिपेंड के आधार पर ये डिसाइड होता है, समझ रहे हो? ये आटा जो है मार्केट की डिपेंड, मार्केट की जो डिमांड होती है, डिमांड है, उसके आधार पर ये आटा डिपेंड करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 3000 है, ये आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। जबकि गेहूं की वैल्यू जो है वो अगर एमएसपी के आधार पर वो फिक्स कर दी जाती है, उसी वैल्यू पर वो बिकेगी। जबकि आटा जो है ये डिपेंड करता है मार्केट में, अगर मार्केट में कम हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा मूल्य हो जाएगा उसका। लेकिन गेहूं जो है एक्चुअली में ये सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन ये भी मार्केट की मांग पर आधारित ये भी होता है। लेकिन आप जानते हो इसको एमएसपी पर निर्धारित कर लेते हैं, जबकि इसे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये विनिर्माण क्षेत्र से बनता है, और विनिर्माण क्षेत्र से कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो मार्केट में जब जाता है, राइट, मार्केट में जब जाता है तो मार्केट की बिक्री के आधार पर वो डिसाइड होता है। चलो अब बात ये आती है कि यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 2500 से 3000 तक आप पहुँचे, तो यहाँ पर कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए? 500। तो 500 क्या है? ये तो है वैल्यू एडेड, यही तो है वैल्यू एडेड। 500 देखो बढ़ गए, जबकि गेहूं जो था इसमें किसी प्रकार की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है, वैल्यू एडिशन नहीं होता है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन के बिना आप जीबीओ को भी तो नहीं निकाल सकते हो, समझ रहे हो? तो प्राकृतिक संसाधन जीबीए के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन के आधार पर हम इनको प्राकृतिक संसाधन को मान्यता नहीं देते, ना उनको प्रेफरेंस मान देते हैं, राइट। तो ये दिमाग में आपके क्लियर कट होना चाहिए। तो गेहूं 2500 थे, आटा 3000 हो गया, तो कितना हुआ? 500 रुपये बढ़ा। इसके बाद यही जो आटा है इसका पुनः रूपांतरित हुआ,
ठीक है, पुनः मैन्युफैक्चरिंग हुई तो ये बन गया आटा से ब्रेड। तो ब्रेड जो था वो 3,000 रुपये का आटा था, ये 5,000 रुपये का हो गया। ठीक है, तो एक कुंटल एक कुंटल का जो ब्रेड है वो 5,000 रुपये वैल्यू है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3,000 से 5,000 बढ़ा है, यहाँ से 3,000 से 5,000 जो बढ़ा है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ पर 3,000 से 5,000 2,000 रुपये। लेकिन एक चीज़ माइंड में क्लियर कट कर लो, एक चीज़ माइंड में क्लियर कट कर लो, ये जो ब्रेड की जो वैल्यू है, ये ब्रेड की जो वैल्यू है एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, ये एक्चुअली में देखोगे ना, तो ये इसमें उत्पाद शुल्क भी लगा होता है गवर्नमेंट का। क्यों? जब देखो, जब कोई चीज़ बनाते हैं, राइट, कोई चीज़ बनाते हैं तो उत्पादन पर सरकार क्या लगा देती है, एक्साइज ड्यूटी लगा देती है। तुम कितना उत्पादन कर रहे हो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, राइट। अब मान लो आटा से ब्रेड बना, तो ब्रेड की भी तो कोई कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी, कोई कारखाना होगा कि नहीं। तो ब्रेड की जब आप बनाओगे तो वहां भी गवर्नमेंट लगा देगी, भाई एक्साइज ड्यूटी लाओ, मुझे एक्साइज ड्यूटी दो उसे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि आटा पे लगा दिया ब्रेड पे नहीं लगाए, आगे और बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा इस पे क्या लगाएगी, गवर्नमेंट लगाती जाती है एक्साइज ड्यूटी। तो इस प्रकार से आप खुद समझ सकते हो कि यही जो 5,000 रुपये हैं, तो इसमें आप जानते हो कि सरकार का एक्साइज ड्यूटी भी होता है, ओके, क्योंकि उस पर 10% जितना भी लगाए। इसके बाद आप जानते हो इसमें लागत मूल्य जो होती है वो भी तो है। तो लागत मूल्य पे आधार पे मैंने आपको समझाया था कि लागत मूल्य जो है एक्चुअली में जो लगता है ना, वो किस पे लग रहा है, वो जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, ठीक है, तो वो लागत मूल्य कितना लग रहा है और मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, उस आधार को डिसाइड करती है कि नहीं। तो लागत मूल्य आप जानते हो इसी में काउंट हो जाता है। तो ये आप जानते हो जो वैल्यू एडिशन हुआ है, जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो मार्केट में जा करके इसका 2,000 रुपये का हुआ है। तो इसमें अंतर्गत आप जानते हो कि 3,000 से जो 5,000 बना है, तो इसके अंतर्गत जो 2,000 रुपये है ना, तो इसमें आप जानते हो क्या क्या शामिल होता है। इसमें आप जानते हो एक्साइज ड्यूटी भी शामिल होती है, एक्साइज ड्यूटी, ओके। दूसरी बात है इसमें लागत मूल्य जो है वो भी शामिल होता है, लागत मूल्य है वो भी शामिल होता है, राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कोई जो आटा से ब्रेड बनेगा तो इसमें श्रम लगे कि नहीं, श्रम लगेंगे। दूसरी बात, श्रम लगने के साथ साथ आप जानते हो कि इसमें जो कच्चा माल है, आटा है, राइट, वो भी लगा है, तो वो तो 3,000 रुपये का है। लेकिन ब्रेड बनेगा तो उसमें मशीनरी सिस्टम लगेगा कि नहीं, तो मशीनरी सिस्टम जो लगता है ब्रेड बनाने में, उसमें भी घिसावट होती है, वो भी घिसेगी। तो वो सब इसी में शामिल हो जाती है, सब इसी पे शामिल होगी। क्योंकि ये जो बना रहे हैं ना, ये अपने पास से देंगे क्या, ये मार्केट से ही तो उठाते हैं, और मार्केट में इसकी मूल्य मान लो 5,000 रुपये है, ये 2,000 रुपये जो वैल्यू एडिशन हुआ है, तो इसके अंतर्गत लागत मूल्य है कि नहीं, इसके अंतर्गत एक्साइज ड्यूटी है कि नहीं, श्रम की पूरी क्षमता, श्रम जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भी तो है इसी में सब लागत मूल्य में, राइट। तो ये भी तो समझो। तो ये 5,000 रुपये है, क्या है, वैल्यू एडिशन है, क्या है, वैल्यू एडिशन है। तो ये जो डिपेंड कर रहा है ना, ये जीबीए जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में ये उत्पादन के बेस पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा ना, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसकी जो मूल्य वैल्यू रहेगी उतनी ज़्यादा रहेगी। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते कि उस प्रोडक्ट की ज़्यादा रहेगी, नहीं। हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बन जाता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू है गिर भी सकती है, ओके, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर भी सकती है। लेकिन लेकिन आप जानते हो कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादन करेगी गवर्नमेंट, जितना ज़्यादा उत्पादन करेगी उतना ज़्यादा फायदा है। लेकिन एक विशेष क्षेत्र में अगर उत्पादन करती है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसमें फायदा हो जाए, हो सकता है मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाए, समझे। ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन कर रहे लोगों को आवश्यकता ही नहीं, तुम उत्पादन किए जा रहे हो, तो लोग कौन खरीदेंगे, तो वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा। तो फिर हाँ, ऐसे हो सकता है कि इसका रूपांतर कुछ और चीज़ों में कर दिया जाए। आटा का ब्रेड बनाया है, आटा के पकौड़े बना दो, आटा के चंकी चाट बना दो, आटा का कुछ और बना दो, राइट। तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग हो जाएगी, राइट। अगर आप आटा का ब्रेड ही ब्रेड बना रहे हो तो लोग परचेज नहीं करेंगे, तो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा। तो हमेशा याद रखें कि मैन्युफैक्चरिंग भी अगर होती है ना, तो वो सोच समझ के की जाती है, मार्केट को ध्यान में रखते हुए, राइट। लागत को तो देखते ही कि लागत कितनी क्या लग रही है। चलो, दूसरी बात है, ये 5,000 रुपये है। अब यही ब्रेड से क्या बनता है, केक बनता है। तो ये केक क्या है, ये केक क्या है, एक प्रकार से देखो ब्रेड से ही तो बना है, ये ब्रेड से ही तो बना है। अब ये ब्रेड बना है तो ये जो 5,000 रुपये का है, ये अब कितने का हो गया, 7,000 रुपये का हो गया, ओके। तो ये 7,000 रुपये, 5,000 से 7,000 में इसमें 2,000 का फायदा हुआ कि नहीं। लेकिन आप जानते हो, ये आप जानते हो इसमें क्या है, लागत भी तो लगी है,
लागत नहीं लगी। 5,000 का तो ब्रेड ही था, अब 5,000 रुपये वहाँ से गए, अब वहाँ तक 7,000 आ गए। तो ब्रेड से जब केक बनाएंगे तो 7,000 रुपये में ही तो वो निकालेंगे, 5,000 का तो उन्होंने ब्रेड ही खरीदा था, समझ रहे। अब ब्रेड से वो केक बना रहे हैं, तो जब वो केक बना रहे हैं तो उस पर वो 2,000 फायदा लेंगे, तो 2,000 फायदा में लागत मूल्य भी तो है। अब जैसे आप जानो, आप ऐसे एक बात कर लो, जैसे आप कहीं ठेली पे जाओ, ठीक, ठेली पे जाओ, गोलगप्पे वाली ठेली हो या कहीं टिक्की पड़ाके वाली हो जाना, तो आप जानते हो वो अलग अलग सामान खरीदता है, कच्चा माल खरीदता है, वो ब्रेड भी लेगा, कुछ और भी लेगा, कुछ अलग अलग पदार्थ लेगा। तो वो उसने मान लो 5,000 रुपये का वो सामान खरीद लिया, अब वो केक बना रहा है या कुछ अलग चीज़ बना रहा है, तो जब उसने बनाया है तो वो 2,000 रुपये का उसे 5 से 7,000 का हुआ, तो आप जानते हो इसमें लागत मूल्य भी तो है उसकी, क्योंकि 5,000 का तो उसने खरीदा ही था और 7,000 का उसका पूरा बिका है, तो 2,000 में उसकी लागत भी तो है, तो लागत मूल्य इसमें ऐड होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इस प्रकार से ये ऐड होता जाता है, और ये जो होता है उत्पादन के बेस पर होता है कि ये क्या हो रहा है, उत्पादन ही तो है। देखो गेहूं से आटा बना, ये भी उत्पादन है, आटा से ब्रेड बना, ये भी उत्पादन हुआ है, ब्रेड से केक बना है, ये भी उत्पादन हुआ है, राइट। तो ये उत्पादन बेस पर है। जबकि आप जानते हो ये उपभोक्ता जो है क्या है, जीडीपी में क्या है, उपभोक्ताओं के आधार पर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये जो केक यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां आई, और केक कितने का बिका, बस इसी को काउंट कर लेती है गवर्नमेंट, इसी को तो काउंट कर लेती है कि केक कितने का रुपए का बिका है, बस इसी को काउंट करेगी, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ब्रेड बिका है, सुनना ध्यान से, ब्रेड बिका है तो ब्रेड को काउंट कर लेगी, अगर वो पेट में जा रहा है, खा रहे हैं लोग, अगर केक खा रहे हैं तो केक को काउंट कर लेगी, राइट। और जो ब्रेड, सुनना, जो ब्रेड है ना पेट में जा रहे हैं ना केक में जा रहे हैं, तो ये जो ब्रेड हैं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट को, समझ रहे हो, क्योंकि ये जीडीपी में फिर इनका क्या योगदान है। क्यों? ये उत्पादन तो इसका किया गया है, उत्पादन तो इसका किया गया है, लेकिन आप जानते हो इसकी कोई बिक्री नहीं हुई है, इसकी कोई बिक्री नहीं हुई है, ये कहीं आप घूरे में फेंक रहे हो जाकर के, गड्ढे में गाड़ रहे हो जाकर के, तो फिर ये जीडीपी के लिए तो नुकसानदायक है ना। क्यों? इसका अंतिम मौद्रिक मूल्य कहाँ है, जब इसे किसी ने खरीदा ही नहीं तो अंतिम मौद्रिक मूल्य कहाँ रह गया आज का। हाँ, लोग खरीद लें और लोग ही इसको फिर गाड़ दें जाके, तो मौद्रिक मूल्य में जुड़ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा स्पष्ट। चलो, तो जीबीए आपने समझा, तो जीबीए में आप जानते हो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन, सेवा क्षेत्र। अब इनको हम तीनों को यहीं पे समझ लेते हैं। देखना, प्राकृतिक संसाधन में इसको हम क्यों शामिल किए गए हैं, क्योंकि गेहूं ही प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? गेहूं क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में आप जानते हैं, गेहूं ले लो, चाहे अन्य पदार्थ और भी ले सकते हो उत्पादक, जैसे आप मछली ले सकते हो, वन ले सकते हो, खनिज ले सकते हो, ये सब क्या है? प्राकृतिक तो है, प्रकृति ने दी है, क्या तुमने बनाए हैं? हाँ, तुमने कर्तव्य जरूर निभाया है, तुम्हारा जो उत्तरदायित्व था आपने उसका पालन किया है, राइट, लेकिन प्रकृति देती है। दूसरी बात है, लेकिन प्रकृति ने आटा नहीं बनाया है, ये याद रखना, आटा किसने बनाया है? मशीनरी, हम लोगों ने बनाया है, एक हम लोगों ने आटा बनाया, तो ये क्या है? भौतिक संसाधन है, ठीक है, ये क्या है? भौतिक संसाधन है। अब ब्रेड क्या है? ये भी भौतिक संसाधन है, ओके। केक क्या है? ये भी भौतिक संसाधन है, लेकिन लेकिन ये जो केक बन करके व्यापार हो रहा है इसका या मार्केट में बिक रहा है, तो वो सेवा क्षेत्र है, समझ रहे हो। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र पहले से समझ लो, भौतिक संसाधन ये सभी हैं। देखो, आटा क्या है? भौतिक संसाधन से बना है, ब्रेड भी भौतिक संसाधन से ही बना है, केक भी भौतिक संसाधन से ही बना है, लेकिन सेवा क्षेत्र क्या होता है एक्चुअली में, अगर आटा जो है, अगर कोई आटा बेचने जा रहा है, राइट, तो वो भौतिक संसाधन से बना जरूर है, लेकिन बिक रहा है, तो उसमें सेवा दी जा रही कि नहीं? लोग बेच रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ब्रेड, ब्रेड क्या है? भौतिक संसाधन के माध्यम से बना है, लेकिन जब ब्रेड मार्केट में बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं, तो लोगों लोगों का काम ही तो है सेवा क्षेत्र। तीसरी बात, केक, केक में आप जानते हो ये भी भौतिक संसाधन से ही बना है। क्यों? इसमें केक बनाया होगा, मशीनें काम की हैं कि नहीं? लोग, हाँ, लेकिन अब देखो, लोग काम किए हैं, लोग काम किए हैं बनाने में, तो ये भौतिक संसाधन में आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं, ये जो लोग केक बना बना रहे हैं, तो ये भौतिक संसाधन में, लेकिन जब ये कोक बिक्री होती है, लोग बिक्री होती है, तो उसको हम सेवा क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। समझ आया? उम्मीद करते हैं प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, सेवा क्षेत्र,
तीनों समझ में आ गए होंगे, और तीनों का ही इसमें पूरा पूरा क्या होता है, योगदान होता है। इनके बिना आप जीबीए को नहीं निकाल पाओगे, समझ नहीं पाओगे। प्राकृतिक संसाधन भी इंपॉर्टेंट है, भौतिक संसाधन भी, सेवा क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्राइमरी सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। प्राइमरी सेक्टर का अगर टोटल देखा जाए तो टोटल जो प्राइमरी सेक्टर है वर्तमान का, वो आपको मिलेगा 18.5%। 18.5% से 19% के बीच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर है यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का जो योगदान है वो जीडीपी में अगर हम देखते हैं तो वो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, लेकिन ये योगदान जो है वो जीबीए के आधार पर होता है, समझ रहे हो। जीबीए के आधार पर हम योगदान जब इसको निकालते हैं ना तभी वो जीडीपी बनती है जाके। जीडीपी क्योंकि वो अंतिम मौद्रिक मूल्य पर है, लेकिन जीबीए जो है वो उत्पादन बेस पर होता है ना। तो उत्पादन आप देखोगे प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका उत्पादन जो है वो अगर देखा जाए जीबीए के आधार पर वो 18.5 से 19% है। ओके, लेकिन आप जानते हो ये जीडीपी में काउंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो भी तो जीडीपी में ही योगदान देते हैं कि नहीं, लेकिन वो देते हैं उपभोक्ता के आधार पर। लेकिन यहाँ पर जो है जीबीए है वो वैल्यू वो है उत्पादन के बेस पर आधार पर। बस फिर फर्क इतना ही है, राइट। लेकिन जीबीए जो है वो जीडीपी से बहुत अच्छा है, जीडीपी से जीबीए बहुत अच्छा है। चलो अब बात ये आती है कि 18.5%, 18.5 से 19% जो योगदान है इसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि का है सबसे ज़्यादा योगदान, राइट। तो कृषि को हम सबसे ज़्यादा योगदान मानते हैं। चलो माइनिंग का भी है। माइनिंग का मतलब होता है जो भी खनन उत्खनन करते हैं, राइट, खनन उत्खनन करते हैं उसको बोलते हैं माइनिंग, राइट। तो माइनिंग का भी योगदान है, और खनिज संपदाएं जिसे बोलते हैं ना उनका भी योगदान है, वो भी तो प्राकृतिक हैं, उनका भी योगदान है इसमें 2-3%। कृषि का भी है, इसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कृषि का मिलेगा। इसके बाद माइनिंग जो होती है का भी मिलेगा, वन क्षेत्र का भी मिल जाएगा, राइट। तो इनका सबका इसमें योगदान होता है। तो इसमें आप जानते हो जैसे खनन और उत्खनन की बात की तो पहले आप खनन और उत्खनन को थोड़ा समझ लो, क्योंकि इन चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। खनन क्या होता है, उत्खनन क्या होता है, इंटरव्यू में ऐसे पूछ देता है, पुट कर देता है खनन उत्खनन पर। आप बोलोगे कि सर उत्खनन क्या होता है, उत्खनन आप बोलोगे कि बस ड्रिल कर लो वही खनन है, उत्खनन है। अरे नहीं यार, आप ऐसे समझो खनन जो है एक्चुअली में अगर आपकी कोई भी जैसे ड्रिलिंग हो रही है, ठीक है, अगर वो ड्रिलिंग आप देखोगे गहराई में है, ठीक है, गहराई में है, तो उसे बोलते हैं खनन। तो क्या बोलते हैं, खनन। अर्थात जब आप खनन करने जाते हो, राइट, जब आप खनन करने जाते हो तो खनन का मतलब होता है कि आप ड्रिलिंग जब करते हो तो गहराई से करते हो। जैसे पेट्रोल निकालते हो गहराई से निकालते हो, राइट, पेट्रोल क्या से निकालते हो, गहराई से जब निकालते हो, तो वो क्या कहलाता है, खनन। वो क्या कहलाता है, खनन। अर्थात इसका सीधा सीधा मतलब निकाल लो, अगर हम किसी प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक खनिज संपदा का अगर हम नीचे तक खनन करते हैं, राइट, खनन करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उसकी गहराई बेस पर। जबकि उत्खनन जो होता है वो करता है ऊपर, ठीक है, ऊपर आप थोड़ा बहुत खोदो और आपको धातुएं निकाल लो, ठीक है, तो उत्खनन कहलाता है। खनन होता है गहराई के आधार पर, उत्खनन है गहराई के नहीं, ऊपर होता है, थोड़ा उथला टाइप का बोलते हैं जिससे, मतलब कि ज़्यादा 10-20-25 मीटर गहराई तक, 50 मीटर ज़्यादातर। जबकि खनन जो है वो काफ़ी गहराई तक जाता है। चलो तो उम्मीद करते हैं आपको खनन उत्खनन समझ में आ गया होगा। तो ये माइनिंग भी होती है ना, इसी में ही डिपेंड होती है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है वो 18 से 19% तक है, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन है वो आ जाते हैं। दूसरा है भौतिक संसाधन की बात की जाए तो भौतिक संसाधन में आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है टोटल इसी में आ जाता है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसी के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो आप जानते ही हो, प्रोडक्ट्स विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर जो भी गतिविधियाँ होती हैं प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट को पुनः रूपांतरित करने में, फिर पुनः रूपांतरित करने में,
यानी कि एक प्रोडक्ट को बार बार बना के नए नए तरीके से बनाते हैं, राइट। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आटा से ब्रेड बनाया, ब्रेड से केक बनाया, केक से कुछ और बनाया, राइट, ब्रेड से फिर और कुछ बनाया। तो ये क्या है? सब मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका भौतिक संसाधन। तो मैन्यू मैन्यू जो फैक्चरिंग होती है, राइट, ये सभी क्या कहलाती है? आपकी भौतिक संसाधन। दूसरी बात है बिजली है, राइट। जैसे बिजली है तो बिजली क्या है? बिजली का उत्पादन करते हैं कि नहीं? तो ये भी मशीनों के माध्यम से करते हैं, डायनमो से करते हैं, राइट, डायनमो से करते हैं। तो बिजली जो बनती है ये भी भौतिक संसाधन है। क्या है? ये भी भौतिक संसाधन है। इसके बाद गैस सप्लाई देख लो, राइट, गैस सप्लाई देख लो, तो वो भी क्या है? भौतिक संसाधन है। समझ रहे हो? गैस सप्लाई क्या है? भौतिक संसाधन है। क्योंकि गैस जो है एक्चुअली में देखा जाए तो पाइपों के माध्यम से सप्लाई की जाती है कि नहीं? वो क्या है? गैस सप्लाई भी तो इसी में आ जाएगी, भौतिक संसाधन है। चलो, वाटर सप्लाई आप जानते हो, तो ये भी भौतिक संसाधन है। ये भी क्या है? भौतिक संसाधन है। क्योंकि वाटर कहाँ से? नीचे से निकालते हो, पानी नीचे से निकालते हो, उसे सप्लाई करते हो, तो भौतिक संसाधन है कि नहीं? तो ये सब किस में आ जाएंगे? भौतिक संसाधन। इसके बाद आप जानते हो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी आ जाता है इसी भौतिक संसाधन में। जैसे ईट रेत से घर बनाना है, ये भी क्या है? कंस्ट्रक्शन। जितने भी आप कंस्ट्रक्शन होते हैं उद्योगों में देखा हो, या आपने बड़े बड़े घर बनते हैं या बिल्डिंगें बनती हैं, ये कंस्ट्रक्शन है कि नहीं? इसमें ईट रेत ये सब चलता है। तो ये भी क्या है? भौतिक संसाधन, राइट, ये भी क्या है? भौतिक संसाधन है। इसके बाद आप जानते हो कच्चा माल से जब पक्का बनाते हैं, जैसे लोहा कच्चा निकालते हैं, आइस के रूम में लोहा निकालते हैं, राइट, तो उसमें हम बनाते हैं ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस प्रकार का बनाते हैं कि नहीं? तो ये भी क्या है? भौतिक संसाधन। जबकि सेवा क्षेत्र की बात की जाए, लेकिन भौतिक संसाधन में अगर देखा जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है इसमें क्या क्या आ जाता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, बिजली लिख सकते हो, गैस सप्लाई लिख सकते हो, राइट, और कंस्ट्रक्शन जो वर्तमान में जितनी भी घर मकान बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, राइट, वाटर सप्लाई लिख सकते हो। ये सभी क्या है? इसमें भौतिक संसाधन है। चलो, अब बात ये आती है कि भौतिक संसाधन तो आपको समझ में आ गया, तो इसका जो योगदान है वो कितना है जीबीए में? वो है 27%। देखो, जीबीए का और इसका कोई अंतर नहीं होता है। जीबीए और जीडीपी का परसेंटेज में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो इसी बेसिस पर जीडीपी निकलती है, इसी बेसिस पर जीडीपी का मौद्रिक मूल्य होता है। अगर जीबीए नहीं होगा ना, तो अंतिम उपभोक्ता का जो मूल्य होगा वो डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसी के बेसिस पर ही तो डिसाइड कर पाते हो कि उत्पादन कितना हुआ, उसमें वैल्यू एडेड कितनी हो रही है, कितनी वैल्यू एडेड हो रही है, और लास्ट की जो वैल्यू एडेड है उसी को जीडीपी में काउंट कर लेते हैं, राइट। लेकिन उसके बीच में क्या प्रोसेसिंग हुई है बिक्री हेतु, बिक्री में क्या प्रोसेसिंग हुई है, उसको हम जीबीए में काउंट करते हैं। तो 27% जो योगदान है वो भौतिक संसाधन का है। इसके बाद सेवा क्षेत्र की अगर बात करें, तो सेवा क्षेत्र अगर इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए भौतिक संसाधन में जो योगदान है वो किसका है? वो मशीनरी सिस्टम का है, ठीक है। जितना भी मशीनरी जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान माना जाता है, राइट। चलो, इतना समझ में आना चाहिए। अब बात आती है सेवा क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि जितनी भी सेवाएं होती हैं, जो लोग सेवाएं देते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र में अगर हम शामिल करें, जैसे व्यापार क्या है? सेवा क्षेत्र है। वाणिज्य व्यापार, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य, ये क्या है? सेवा क्षेत्र। तो व्यापार क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य में थोड़ा अंतर समझ लो। देखो, व्यापार का मतलब होता है एक लेन देन, ठीक है। जो भी भौतिक संसाधन है उनका अगर हम लेन देन कर रहे हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनका हम लेन देन कर रहे हैं, वो सभी क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है, राइट। क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अगर यही लेन देन, सुनना ध्यान से, यही लेन देन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से करते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से करते हैं, या किसी परिवहन के माध्यम से करते हैं, राइट, तो उसके अंतर्गत वही भौतिक संसाधन है, राइट।
अगर हम उसका परिवहन के माध्यम से व्यापार करते हैं, राइट, उसका लेन देन करते हैं, तो व्यापार करते टाइम, सुनना, व्यापार करते टाइम जो परिवहन में जो खर्चा हुआ है, परिवहन जो खर्चा हुआ है वो वाणिज्य में हम काउंट कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या कहलाता है, ओवरऑल व्यापार, वाणिज्य। तो वाणिज्य क्या है, एक बड़ा है और व्यापार छोटा है, तो व्यापार इसका एक हिस्सा माना जाता है, व्यापार एक हिस्सा माना जाता है वाणिज्य, जबकि का अगर आप देखोगे तो ये बड़ा होता है। क्यों, जितना भी व्यापार है टोटल वाणिज्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वाणिज्य टोटल नहीं आएगा, क्योंकि व्यापार जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये आप किससे करते हो, ये आप किससे करते हो, तो ये आप हाथ से भी लेन देन कर सकते हो, ठीक है, मतलब लेन देन करते हो या कुछ परचेजें करते हो जा करके, या कुछ खरीदते हो, ये सब क्या है, व्यापारी तो करना, इधर से उधर लेन देन करना, व्यापार मतलब जितनी भौतिक मतलब भौतिक वस्तुएं हैं उनका सभी का। क्योंकि वाणिज्य जो होता है, यही जो भौतिक संसाधन है, यही जो भौतिक संसाधन है, इनको एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना है, ठीक है, और उसमें आने वाला जितना भी खर्चा है वो सभी वाणिज्य के अंतर्गत आ जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, राइट। आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह के प्लेस में क्या करते हो, वही भौतिक संसाधनों को ले जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह जब भौतिक संसाधनों को ले जाओगे तो उस समय जो भी परिवहन का खर्चा आएगा, जो भी परिवहन का खर्चा आएगा, राइट, साथ ही साथ व्यापार तो होगा ही, लेकिन खर्चा जो परिवहन का होगा वो भी हम काउंट कर लेते हैं, वो होता है वाणिज्य। तो व्यापार और वाणिज्य को समझ में आपको आना चाहिए। जबकि आप देखोगे ना, जबकि आप देखोगे तो इसके अंतर्गत, सुनना ध्यान से, इसके अंतर्गत आप जानते हो अन्य कोई ऐसा अलग से वैल्यू ऐड नहीं हो पाती है, इसमें कोई वैल्यू अन्य से ऐड नहीं होती है। जैसे आप जानो क्या होता है कि आप मान लो कि यहाँ पर एक मूल्य पे आपने कोई चीज़ बेच दी, ठीक, मान लो कोई चीज़ आपने 500 रुपये की बेची, इसका क्या हो गया, इसको लिखित सब दस्तावेज, इसका पूरा पर्ची बन गई, सब कुछ हो गया ना। अब ये परिवहन के माध्यम से गया, एक जगह से दूसरी जगह गया, राइट, तो इसका जो मूल्य है, इसका जो मूल्य है, इसी मूल्य पर यहाँ तक गया है, वो इसी मूल्य पर यहाँ तक गया है, इसका मतलब है इसमें वैल्यू ऐड नहीं हुई। लेकिन आप जानते हो कि जब ये बिक्री शुरुआत में की जाती है, ध्यान से सुनना, ये बिक्री जब शुरुआत में की जाती है तब ये वैल्यू ऐड हो जाती है। दूसरी बात, जब यहाँ तक जाती है, यहाँ से जब कोई अन्य व्यक्ति परचेज करेगा, राइट, तो उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बढ़ के दे देगा, एक रेट पे तो देगा नहीं, क्योंकि 500 रुपये का उसने लिया है, तो क्या वो 500 ही रुपये का बेचेगा, क्या नहीं बेचेगा, वो थोड़ा 600 रुपये का बेचेगा भाई। तो उस ये क्या, ये 100 रुपया जो वैल्यू ऐड कर लिया। तो आप हमेशा याद रखना कि परिवहन के माध्यम से जो भी आप भौतिक संसाधन प्रोडक्ट ले जा रहे हो, राइट, ले जा रहे हो, उसमें आप देखोगे तो वैल्यू एडेड नहीं देखने को मिलती है। क्यों, जब आप पर्ची जहां बनती है तो वो वहां पे फिक्स मूल्य हो जाता है उसका। अब परिवहन के माध्यम से आप ले गए, परिवहन के माध्यम से ले गए, तो परिवहन का जो खर्चा है वो वाणिज्य में आ जाएगा, लेकिन परिवहन का जो खर्चा है वो वैल्यू एडिशन में थोड़ी ना जुड़ेगा, वो तो माइनस में और चला जाएगा ना। तो हमेशा याद रखना कि जब आप क्या करते हो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप अपना प्लेसमेंट जो चेंज करते हो, वाणिज्य के माध्यम से या किसी गाड़ी के माध्यम से, तो जहाँ पर ये पर्ची बनी थी किसी प्रोडक्ट की, तो वो दूसरी जगह जब जाती है, दूसरी जब जाती है तो उसकी जो पर्ची की वैल्यू रहती है वो वहाँ भी उसी उसी एक ही रेट रहती है, समझ रहे हो। एक दुकान से, एक दुकान ये है, मान लो इस दुकान से किसी ने माल खरीदा, यहाँ पर पर्ची बन गई 500 रुपये का, ये खरीदा, ये किसी गाड़ी के माध्यम से गया, और यहाँ पर जब वो उतरता है इस दुकान पे, तो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे 600 रुपये की थोड़ी ना हो गई, अभी तो वही 500 रुपये की है कि नहीं, लेकिन ये आने जाने का जो खर्चा है गाड़ी का, ये एक्चुअली में वैल्यू एडिशन में नहीं जुड़ता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन में तो ये तो वाणिज्य में आ जाता है। वैल्यू एडिशन इसमें कहाँ जुड़ा, 500 रुपये की चीज़ थी, 500 रुपये की यहाँ आ गई, तो 500 से अगर 600 की हो जाती तो वैल्यू एडिशन था, लेकिन 500 से वो 500 ही रुपये की है तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ ना, राइट। अब यही 500 रुपये की कोई अन्य कुछ दूसरे को बेचे 600 रुपये की बेच देता है, तो वो उसमें 100 रुपये काउंट हो जाते हैं, राइट, वो ऐड हो जाएंगे। चलो, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो हमेशा याद रखना, सेवा क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो ये जितना भी व्यापार है, वाणिज्य, सभी आ जाता है, राइट, सभी आ जाता है। तो सेवा क्षेत्र का आप जानते हो में क्या क्या शामिल कर लेते हैं, तो जैसे आप जानते हो कम्युनिकेशन कर लेते हैं, इस व्यापार वाणिज्य करेंगे ही, कम्युनिकेशन आप जानते हो क्या होता है,
जैसे दूरसंचार जो कंपनियां होती हैं आपको सेवाएं दे रही हैं, आपका रिचार्ज कराना का, अपने जो भी नेटवर्क सुविधाएं देना, ये सभी कम्युनिकेशन है ना, दूरसंचार है, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है, जुड़ाव है, राइट। तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र तो ही सेवा दे रहे हैं कि नहीं, राइट। इसके बाद इसी में अगर आप और शामिल करना चाहो तो कई सारे हैं, शामिल कर सकते हो। जैसे ट्रांसपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। होटल, होटल में क्या है, लोग सेवाएं देते हैं कि नहीं, लोग सेवाएं देते हैं, होटल में जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भले ही भौतिक संसाधनों का वो यूज कर रहे हैं, राइट, लेकिन जो आपको दे रहा है वो क्या दे रहे हैं, सेवाएं तो दे रहे हैं भाई। जो मटेरियल है, जो मटेरियल वो बनाया है, वो भौतिक संसाधन है, लेकिन वो व्यक्ति आपको दे रहा है, आपके पास आ रहा है, लेके आ रहा है, आपको दे रहा है, खिला रहा है, तो ये सब सेवा देना है, सेवा देना है। तो सेवा का मतलब आप वो कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो, जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो एक प्रकार से उस क्षेत्र में सेवा दे रहा है, बस ऐसे दिमाग में सोच लो। चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन क्षेत्र में कहीं भी हो, अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है, बस। लेकिन वो काम जो कर रहा है ना, भौतिक संसाधनों का कर रहा है, भौतिक संसाधनों का, लेकिन वो काम कर रहा है तो सेवा क्षेत्र ही कहलाएगा। चलो, अब सेवा क्षेत्र में आप जानते हो यहाँ पर प्रशासन भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं, प्रशासन जो है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है पूरा, आप देखते हो सरकार जो चलती है ये भी सेवा ही तो दे रही है, आम जनता की सेवा ही तो कर रही है। अधिकारी आईएएस आईपीएस बनते हैं देश के, ये भी तो लोग सेवा देते हैं, ये क्या है, सेवा क्षेत्र तो है, ये भी तो आता है इसी में, सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में आप ये भी शामिल कर लो। रियल इस्टेट सर्विस है, जैसे रियल इस्टेट सर्विस क्या होती है, जैसे आप जानते हो बहुत सारे ऐसे होते हैं, रियल इस्टेट का मतलब एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र हो जाता है, राइट। तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो बिक्री की जाती है, जैसे बहुत मकानों की भी कर सकते हो, या सड़क से लगे लगे जो भी क्षेत्र होते हैं, भूमि होती है, उसको क्या करते हैं, एक रियल इस्टेट बना करके उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो वो भी सेवा देते हैं। तो रियल इस्टेट जो है वो इसी में ही शामिल हो जाती है। चिकित्सा, डॉक्टर क्या है, सेवा देते हैं, तो सेवा क्षेत्र में डॉक्टर भी आ जाएगा, ये सब आ जाते हैं, अधिकारी सब आ ही जाएंगे। चलो, तो उम्मीद करते हैं तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात हम करते हैं इसका जो योगदान है सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र का जो योगदान है तो वो कितना है, वो आपको मिलेगा 54.27, राइट। या अभी आप देखोगे नया आंकड़ा है 55.2% का। चलो, तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र का योगदान है आपका जीबीए में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के माध्यम से जो भी आप उत्पादन किया जाएगा, राइट, उत्पादन तो भौतिक संसाधन से करते ही हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र के माध्यम से क्या है, देते हैं, तो सेवा क्षेत्र भी एक उत्पादन ही है, सेवा क्षेत्र भी एक उत्पादन ही है, राइट। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको जीबीए स्पष्ट में समझ में आ गया होगा, राइट। जीबीए स्पष्ट में समझ में आ गया है, और जीबीए आप जानते हो जीडीपी से बहुत अच्छा है, बस ये दिमाग में आप क्लिक कर लो, जीबीए क्या है, जीडीपी से बेहतरीन है। अब बात हम करते हैं कि कोई देश होता है तो वो विकसित, अविकसित और अविकासशील, सॉरी, विकासशील, अविकसित और विकसित, ये किस आधार पे कहलाते हैं, तो आप इसको थोड़ा समझ लो। एक मिनट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो अविकसित, विकासशील और विकसित देश हैं वो जीडीपी के आधार पर होता है। पहली कंडीशन तो होती है जीडीपी के आधार पर, यानी कि जिस देश में जीडीपी की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, राइट, वही जीडीपी, वही देश विकसित कहलाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था देखोगे ना, तो अब क्या है, पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई, ब्रिटेन को पीछे पछाड़ दिया है,
ओके, और पांचवी अर्थव्यवस्था है, 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार में प्रयास कर रहा है, क्योंकि सरकार जो है निरंतर प्राकृतिक संसाधनों पर बल दे रही है, राइट, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र पर प्राकृतिक और मशीनी क्षेत्र पर निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। ओके, तो युवा आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में लाने के लिए सरकार प्रयास करती है। इसके लिए सरकार निरंतर योजनाएं बनाती है, आयुष्मान योजना देख लो, कौशल विकास योजना देख लो, युवा योजना देख लो, राइट, बहुत सारी योजना, स्टार्टअप देख लो, एमएसएमई उद्योग योजनाएं देख लो, तो श्रेयस योजना देख लो। ये सभी योजनाएं क्या है, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए, और इससे क्या होगा, इससे क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें विकास होगा, और इससे विकास होने पर ओबियसली क्या हो जाएगा, देश का विकास होगा। तो जो जितना ज़्यादा विकास होगा, लोग उतना ज़्यादा क्या करेंगे, मांग करेंगे, मांग करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, जीबीए में वृद्धि होगी, जीबीए में वृद्धि होगी, ऑटोमेटिक देश में का विकास हो जाएगा, जीडीपी में ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, और जीडीपी वृद्धि ही कहलाती है देश की को अविकसित और विकासशील और विकसित, ये स्पष्ट करती है जीडीपी। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई देश है, ओके, तो ये कब अविकसित कहलाता है, कब अविकसित कहलाता है, और कब विकासशील कहलाता है, और विकसित कब कहलाता है, इसके विषय में थोड़ा समझ लो। देखो, कोई भी देश है, तो कोई भी देश है अगर वो अविकसित है, राइट, तो वो क्यों है, इसके क्या कारण है। तो सबसे पहले कारण तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर या तो प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, दूसरी कंडीशन अगर प्राकृतिक संसाधन है भी तो वहां पर मशीनरी सिस्टम का अभाव है। अगर मशीनरी सिस्टम है भी, राइट, सुनना ध्यान पे, तो वहां पर मांग जो है उसका अभाव है, मांग सप्लाई वो भी अभाव मान लेंगे, क्योंकि जीबीए में नहीं फिर वृद्धि होगी। इसके बाद अगर मान लो, और ये जनसंख्या पे भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है, जनसंख्या पे भी डिपेंड करता है, जनसंख्या नहीं है तो उत्पादन कहाँ से होगा, ठीक, उत्पादन कौन करेंगे। लेकिन आप जानते हो जनसंख्या जो है वो दूसरे देश से बुला सकते हैं, वो अलग बात है, लोग तो दूसरे देश से भी आ जाते हैं काम करने के लिए, कोई अलग बात हो। ये कई सारे कारक माने जाते हैं। उसके बाद आप जानते हो सरकार नई नई परियोजनाएं हैं उसको भी अगर लॉन्च नहीं करती है तो भी वह देश अविकसित ही माना जाएगा। अगर सरकार टैक्स नहीं लगाती है तब भी वो देश अविकसित ही माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, और जहाँ पर मुद्रास्फीति वृद्धि भी नहीं है तो वो भी अविकसित है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ना गलत नहीं होता है, बढ़िया होता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा उछाल हो जाना, उसकी उछाल मुद्रास्फीति मैंने आपको बताया था, तो वो अगर ज़्यादा होती है तब तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो। चलो, तो अविकसित क्यों हैं, तो उसके कारण मैंने आपको बता दी, बहुत सारे कारण होते हैं, तो अपने अपने माइंड से आप सेटअप कर लो और उस हिसाब से लिख सकते हो। तो कोई देश अगर अविकसित है, विकासशील है, विकसित है, इसको हम 3 बेसिस पर समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि उस देश की, जो देश है उस देश की जीडीपी का उसमें कितना योगदान है, यानी कि वो देश है, उस देश में जीडीपी का कितना योगदान है, राइट। तो जीडीपी का कितना योगदान है इस बेसिस पर समझते हैं। तो आप जानते हो जीडीपी का योगदान जो देखा जाता है, ओके, जीडीपी का जो आप योगदान देखोगे ना, तो इसका जो निर्धारण है वो अलग अलग सेक्टरों में, मतलब उसका मापन किया जाता है, ओके। तो इसका जो मापन होता है वो अलग अलग सेक्टरों के आधार पर देखा जाता है। तो पहला कंडीशन इसमें बनती है, यानी कि जीडीपी के सेक्टर, तो जीडीपी के जो सेक्टर हैं उसके बेसिस पर थोड़ा समझ लो। तो जीडीपी के जैसे सेक्टर की बात करते हैं, तो जीडीपी का जिस ऐसे सेक्टर है, तो जीडीपी में जैसे जानते हो कि अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं ना, तो अलग अलग प्रोडक्ट की जो मूल्य वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, सभी की समान तो है नहीं। अब वो मार्केट में भले ही हो जाए कि 10 रुपया के 5, कभी 10 रुपया के चाहे कुछ भी खरीदो 10 के 5, 10 के 5 वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो सभी का अलग अलग होता है, एक रेट नहीं होता है। अब मान लो ब्रेड
किसी ने खाया उसका मूल्य अलग है, केक किसी ने खाया उसका मूल्य अलग है, राइट। तो वो अंतरिम मौद्रिक मूल्य होता है, वो जीडीपी का जो सेक्टर होता है वो हर एक प्रोडक्ट का वो अलग अलग होता है, राइट, अलग अलग होता है। तो उसके बहुत सारे वो डिपेंड करता है वो वस्तुओं के आधार पर। तो वस्तुओं के आधार पर जीडीपी के सेक्टर अलग अलग होते हैं। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी वस्तुएं हुई हैं, वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादन हुआ है, तो उन उत्पादनों का जो मूल्य है वो कितना है, राइट, वो कितना है। तो वही डिसाइड करता है जीडीपी में उसका कितना योगदान है, राइट, जीडीपी में उसका कितना योगदान। तो इस प्रकार से आप जीडीपी के सेक्टर तो आप समझ ही गए होंगे। सेक्टर का मतलब है वस्तुओं उत्पादन जो अलग अलग उनका मूल्य होता है उस आधार पर काउंट किया जाता है। सीएसओ तो निकालता ही, वो आपको पता होना। इसके बाद आप जानते हो जीडीपी का योगदान है। तो जीडीपी के योगदान में सेक्टर के विषय में समझ लिया। दूसरी बात आती है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति, एक मिनट, प्रति व्यक्ति आय, इसको हम बाद में निकालेंगे कैसे निकलती है, राइट, लेकिन इसको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो, अगर कोई देश विकसित है या विकासशील है या अविकसित है, कैसा भी है, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय जरूर देखी जाती है। यानी कि आप प्रति व्यक्ति आय कितना कमाते हैं, राइट, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति जो आय है एक्चुअली में देखा जाए तो ये 15 से 59 के जो देखे जाते हैं, इनको तो आप एक प्रकार से अलग ही कर सकते हो। इनका तो अर्थव्यवस्था में कोई योगदान ही नहीं होता है। 15 साल से नीचे वाले और 59 साल से ऊपर वाले का कोई लाभांश ही नहीं है। इनका तो क्या है योगदान है, कुछ भी नहीं ना। ये तो मतलब अर्थव्यवस्था का एक बोझ है, ये कुछ काम ही नहीं करते हैं, बोझ है। अपने भारत की बात करते हैं, अन्य देशों की नहीं। अन्य देशों में तो जब तक मर नहीं जाते तब तक मेहनत करते हैं लोग, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो 15 से 59 साल के बीच की आप देख सकते हो। अगर सभी का काउंट कर लोगे ना तो एवरेज में आ जाएगा, लेकिन 15 से 59 के जो बीच के लोग हैं वही मैन होते हैं, क्योंकि वही काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में उन्हीं का योगदान होता है, राइट। तो उनकी अगर हिसाब से देखोगे प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में कितना होता है वो अगर आप देखोगे ना तो 15 से 59 साल के बीच का ये देखो, इसको डिसाइड जो करता है ना, इसको डिसाइड कौन करता है, वो करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है, ये 2019 में पहले इसने डिसाइड किया था $1026 प्रति व्यक्ति आय। $1026 प्रति व्यक्ति आय, $1026। ये प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है, ओके। ऐसा नहीं है कि ये आप मासिक या त्रिमासिक हो, ये वार्षिक आय होती है। प्रति व्यक्ति जो आय निकलती है ना ये वार्षिक होती है और ये वर्ल्ड बैंक निकालती है। और इसने 2020 में चेंज कर दिया है, और 2019 में पहले 1026 थी, 2020 में अब हो गई है 1036 ने कर दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय देखोगे ना तो वो 21 से $52 माना जाता है, ओके, 21 से $52 माना जाता है भारत का। या हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 150 150,000। 150,000 का मतलब है 1.5 लाख रुपए में अगर बात की जाए तो 1.5 लाख के बराबर आप इसकी मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो, ओके। तो ये है प्रति व्यक्ति आय भारत की, और ये वर्ल्ड बैंक निकालती है सब देशों की, ओके, अलग अलग। चलो, तो प्रति व्यक्ति आय डिसाइड क्या करती है, तो ये डिसाइड करती है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है उसकी आय कितनी है, वार्षिक आय कितनी है, यानी कि वो एक साल में कितना कमा लेता है, एक साल में कितना कमा लेता है। लेकिन आप जानते हो सबका अलग अलग है, कोई 10,000 कमाता है महीने, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख तक कमाता है। तो आप जानते हो ओवर एक जगह देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए एवरेज में, तो एवरेज में ये है 21 से 52, और इसे हम 150,000 वार्षिक बोल सकते हैं, यानी कि एक साल में 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सरकार जो है ना,
अगर आप कृषि क्षेत्र की बात करोगे कि ग्रामीण ग्रामीण के लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो सरकार जो है दुगनी आय करने में प्रयास कर तो रही। 2022 तक तो टारगेट था ही, लेकिन 2022 में केवल केवल 6-7%। अभी बजट देखना, बजट में जो आय दुगनी कर पाई है सरकार ने, वो दुगनी तो हो नहीं पाई है, वो 7% केवल बढ़ा पाई है। किसानों की जो आय है वो 7% तक अभी बढ़ी है। बजट को एक बार देख लेना, ठीक है, उस पर फोकस कर लेना। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रति व्यक्ति जो आय है ये क्या है, किसी देश के विकास और अविकास, ठीक है, और विकसित में साइड कर देती है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक, अगर जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही देश विकासशील होगा या विकसित होगा। समझ रहे हो? तो प्रति व्यक्ति आय भारत की है तो आप समझ सकते हो इतनी है, 150,000। चलो, इसके बाद आप जानते हो HDI की बात करें। HDI इंपॉर्टेंट होता है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। और इसे एक संस्था है यूएनओ की, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये इसका जो आधार वर्ष है 1990 के आधार वर्ष से ये क्या है, HDI को निकालती है। और HDI देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअली में अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के जो उनका नाम क्या था, महबूब हुक, ठीक, महबूब हुक और अमर्त्य सेन, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो उसी आधार पर UNDP क्या करती है, निकालती है, राइट, उसी आधार पर UNDP निकालती है। तो इसके अंतर्गत 3 बेसिक चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हो कि कोई देश विकसित है, विकासशील है, अविकसित है, राइट, तो उसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं, ओके, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उसमें ये देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति की GDP में कितना योगदान है। समझ रहे हो? यानी कि GDP तो ओवरऑल है जब निकालते हैं, तो उस ओवरऑल में प्रत्येक व्यक्ति की GDP में कितना योगदान है। समझ रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति का GDP में कितना योगदान। तो GDP में योगदान अगर देखोगे तो पहले तो लिख लो प्रति व्यक्ति GDP में योगदान, ठीक है, प्रति व्यक्ति GDP में योगदान है कितना है। तो ये देखा जाए तो ये अलग अलग होता है, ठीक है, ये व्यक्तियों का अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे ना, तो ओवरऑल जब ये काउंट किया जाता है, ओवरऑल जब ये काउंट किया जाता है, तो ओवरऑल में ये 33 दशमलव कुछ 3%, 33% माना जाता है, अर्थात 33.33%, इस प्रकार से। लेकिन आप जानते हो 33% है ना, ये विकसित देश के लिए है, ये विकसित देश के लिए है, ओके। दूसरी बात, इसी के अंतर्गत आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये है कि आपके यहाँ जो लोग हैं रहते हैं उनका जो जीवन स्तर है वो कितनी एज तक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि आपके यहाँ पर जो भारत में, मान लो भारत में जो लोग रह रहे हैं, राइट, उनका अंतिम मृत्यु का जो ओवर एज है, एवरेज में देखा जाए, वो कितनी है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो ओवर एज शायद 69% है, 67% है, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा में कुछ वृद्धि हुई है, जीवन प्रत्याशा में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले की तुलना में 1-2% वृद्धि हुई है जीवन प्रत्याशा में। तो 67-68% है जीवन प्रत्याशा। तो आप जानते हो कि जितना ज़्यादा, सुनना ध्यान से, जितना ज़्यादा जीवन प्रत्याशा रहेगी उतना ही ज़्यादा लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो डेवलप होंगे। तो जीवन प्रत्याशा मेन होती है ना इसमें, क्योंकि GDP में उनका योगदान तो रहेगा ही, लेकिन अगर व्यक्ति का जीवन ही नहीं है तो फिर उसका GDP में क्या योगदान है, नहीं रहेगा ना। तो इसलिए जीवन प्रत्याशा होना इंपॉर्टेंट। अगर उसके जीवन की जो प्रत्यक्ष दर है, राइट, जीवन की जो प्रत्यक्ष दर है अगर वो अधिकतम है तो वो लंबे समय तक काम कर लेगा, लंबे समय तक काम कर लेगा। तो इसीलिए क्या है कि सरकार क्या करती है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करती है,
तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देख रहे हो गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, राइट। और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में देखो सरकार कितना काम करती है। तो सरकार जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कर रही है। सरकार जीवन की प्रत्याशा में क्या करीब वृद्धि कर रही है ताकि लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ रह सकें। इसके में देखो जीवन प्रत्याशा में रामदेव क्या करते हैं, रामदेव योगा सिखाते हैं, राइट। अच्छे मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, राइट। ये जीवन प्रत्याशा के अहम मुख्य आप कंटेंट आप मान सकते हो। चलो, तो जीवन प्रत्याशा अगर रहती है तो व्यक्ति मेहनत करेगा, उतना ही उसका जीडीपी में उसका योगदान रहेगा और देश का विकास होगा। ये भी देखा जाए तो 33.33% ये ऐसे माना जाता है। तीसरा आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर, तो साक्षरता दर की बात की जाए अर्थात उस देश के पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो पढ़े लिखे में आप जानते हो कि हर देश में अलग अलग हिसाब है, और भारत की बात करते हैं तो भारत में आप जानते हो साक्षरता जो दर है, साक्षरता जो दर है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। पहले आप देखोगे साक्षरता दर बहुत कम थी, भारत देश की बहुत ही कम थी, लेकिन समय के साथ साक्षरता दर में वृद्धि हुई है क्योंकि सरकार नई नीति जो पॉलिसी लाई है, नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, ये भी साक्षरता दर में वृद्धि कर रही है। ओके, इसके बाद आप जानते हो बहुत सारे सरकार ने साक्षरता क्षेत्र में या एजुकेशन क्षेत्र में इतने सारे सरकार ने स्कूल खोले हुए हैं, राइट। महिलाओं के लिए स्कूल खोले हुए हैं, ठीक है। महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग स्कूल सरकार ने खोले हैं, बाल कन्या खोले हैं, राइट। बालिका विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो साक्षरता दर में वृद्धि कर रहे हैं। ओके, तो साक्षरता में नई पॉलिसी तो सरकार चला ही रही है, नई नीति जो 2020 की आई है, तो इसके आधार पर आप जानते हो साक्षरता जो दर है सरकार निरंतर प्रयास करती है, तो 33.33% इसको भी शामिल कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल की है। तो केरल में लगभग में देखोगे ना तो 95% प्लस में साक्षर व्यक्ति हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो केरल में मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो गरीब मिलेंगे ना ये बिहार क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको। लेकिन बिहार क्षेत्र में भी अब वृद्धि हो रही है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे मेहनत कर रहे हैं, और वैसे भी आप जानते हो उस क्षेत्र में, उस बिहार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं प्रशासनिक क्षेत्र में तो वैसे ही अव्वल रहता है वो। चलो, तो 95% है लमसम साक्षरता दर। तो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कोई देश विकास विकसित में अगर वहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है तो लोग कैसे काम कर पाए, बिना एजुकेशन के देश विकास नहीं कर पाएगा ना। तो विकास इंपॉर्टेंट किस पे डिपेंड करता है, इन तीनों पे करेगा। क्यों, अगर व्यक्ति, सुनो, व्यक्ति सबसे पहले उसका जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा के साथ साथ साक्षरता दर भी देखी जाएगी। ओके, अगर साक्षरता दर उसकी बढ़िया है तो वो अच्छे से बढ़िया रोजगार काम करेगा, बढ़िया बेहतरीन काम करेगा। ओके, तो उतनी ज़्यादा उसकी जीडीपी में योगदान रहेगा, जितना ज़्यादा जीडीपी में योगदान रहेगा वही व्यक्ति ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा खासा कर लेगा। तो वर्तमान में देखोगे ना तो ह्यूमन डेवलप जो इंडेक्स है इसमें कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी। 2019 में इसका जो 190 देश में से इसका लगभग 190 देशों का यूएनडीपी निकालता है, तो 129 थी 2019 में 190 में से। फिर 2020 में देखा जाए तो ये 100 में 20 में 21 22, हाँ, तो 131 भी आ गई थी, राइट। 131वीं, 21 में शायद कोरोना की वजह से नहीं निकाला था, तो अब वर्तमान में देखा जाए तो 132वीं है 190 में से, राइट। 132वीं रैंक है, यानी कि ये समय के साथ घट रही है। देखो 129 से 132 पहुंच गई है, यानी कि 190 जो देश हैं इसमें 190 जो देश हैं 190 देश में ये 132 में पे है। पहले 129 थोड़ा ऊपर इसका स्तर में थोड़ा जो चरण थे उसके थोड़े चढ़े थे ऊपर साइड में, लेकिन अब ये डाउन हो गया। इसका मतलब है कि हमारे देश की जीवन प्रत्याशा या कहीं ना कहीं साक्षरता दर या प्रति व्यक्ति जीडीपी में योगदान कमी रह गई है। लेकिन आप जानते हो ये क्यों गिर गया, ये कोविड-19 की वजह से गिर गया है। क्यों, क्योंकि लोगों ने इतना मेहनत नहीं कर पाए, लोग सही से कंपनियों में काम नहीं कर पाए, तो उनकी जीडीपी में योगदान ही नहीं रहा है, राइट। तो जीवन प्रत्याशा उनकी भले ही रही हो, जीवन प्रत्याशा भी आप जानते हो बहुत से लोग मर गए, कोरोना की वजह से मर गए, तो जीवन प्रत्याशा भी संकट में रही।
साक्षरता दर भी रही, क्योंकि लोग कॉलेज नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए, बच्चे पढ़ नहीं पाए, ठीक है, लोग नहीं पढ़ पाए, लोग एजुकेशन बंद हो गई। लेकिन ऑनलाइन पढ़ते रहे वो अलग बात है, ऑफलाइन तो नहीं पढ़ पाए। तो साक्षरता दर में भी थोड़ा बहुत कमी रही, इसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी देश के विकसित, अविकसित और विकासशील में। चलो अब हम बात करते हैं कि ये तो अहम कारक थे, ठीक, निर्धारण करने वाले कारक थे कि कोई देश है वो कैसे विकसित, विकासशील और विकसित होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और समझ लो। देखो जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है ये 0 से 1% के बीच रहता है, 0 से 1% बीच। इसका मतलब ये है अगर आप इन तीनों को काउंट करोगे, इन तीनों को काउंट करोगे तो इसकी वैल्यू है वो 1 निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ जिसकी वैल्यू 1 है, जिस देश की वैल्यू 1 है, यानी कि वो देश जो है वो सबसे ज़्यादा विकासशील, सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा विकसित है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश के जो व्यक्ति हैं उनकी प्रति व्यक्ति जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा, जीवन प्रत्याशा उनकी सबसे ज़्यादा रहेगी। जापान की देखो जीवन प्रत्याशा कितनी ज़्यादा है। साक्षरता देखो, साक्षरता में बाहर के लोग कितने अच्छे पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर में देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि रहती है। ओके, तो ये जो तीन हैं वहाँ, ये जो तीनों फैक्ट दिए गए हैं, ये तीनों जो मैनेजमेंट दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए, इसीलिए दिए गए हैं कि अगर किसी भी देश में अगर ये तीनों बेहतरीन है, 33% हैं, तो समझ लो वो देश विकसित है। वो देश क्या है, विकसित है, राइट। तो 0 से 1, अगर वो 0 से 1 के बीच में, अगर 0 तो किसी देश का हो नहीं सकता है, क्यों, किसी भी देश है वहाँ कुछ तो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हो सकती है, जीवन प्रत्याशा तो रहती है, ठीक है, साक्षरता दर कुछ तो रहेगी भाई, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कुछ जानती नहीं, 0/0 है, कुछ तो एजुकेशन होगी, साक्षरता दर होगी, भले ही 1% क्यों ना हो। तो 0 तो किसी की नहीं हो सकती है, लेकिन 0 से ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये कितनी आती है, 0 से 1% के बीच इसका मान रहता है HDI का। अब भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में HDI का अगर देखा जाए तो वो कितना है, 6 दशमलव रुको 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 0.645, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये आता है विकासशील देश। तो भारत जो है वो विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं है। क्यों, यहाँ पर प्रति व्यक्ति जीडीपी में इतना योगदान नहीं है। यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी तो समस्या है महिलाओं को लेकर के, महिलाएं की भागीदारी बहुत कम है। आप NSS को जो आंकड़ा देखोगे ना, तो इसमें जो भी वो श्रम भागीदारी का आंकड़ा जो रहा है उसमें देखना महिलाओं की भागीदारी कितनी है। CMI की रिपोर्ट देखना, उसमें आप देखना महिलाओं की 10% भागीदारी, यदि वर्ल्ड बैंक 25% की भागीदारी देता है। ओके, तो आप खुद सोच सकते हो कि जब इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं तो जीडीपी में कहाँ से योगदान होगा। इतनी युवा आबादी है, अगर देश को चाहें तो ये परिवर्तन करके रख दें, लेकिन यहाँ पर सब मूर्ख ही मूर्ख हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। हाँ, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि यार इतनी, इसके लिए तो संसाधन भी तो होना चाहिए, तो सरकार संसाधन भी तो जुटाती है। चलो, तो सरकार इसके लिए युवा युवा योजना, कौन कौन सी योजनाएं निकालती है, ये तो समझ में आता ही होगा आपको। चलो अब बात हम करते हैं कि भारत में क्या है, विकासशील देश। भारत कैसा है, विकासशील है। अभी ये विकसित नहीं है, लेकिन समय के साथ सरकार के, मोदी सरकार है, निरंतर प्रयास कर रही है हाँ विकासशील बनाने में, विकसित करने में। तो देखो इसके कुछ आंकड़े होते हैं, इसके आंकड़े अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे अब विकसित जो देश होता है, अब विकसित जो देश होता है, अगर इसका HDI देखा जाए तो ये 0 से इतना माना जाता है, 0.225 से 0.499, राइट। ये अविकसित देश हैं, यानी कि जो देश इस कैटेगरी में आ जाएंगे, जो भी देश HDI की इस कैटेगरी में आएंगे, मतलब जो 0 से 1 लिखा था मैंने आपको, ठीक है, तो ये देखो 0 से अभी 1 तक के बीच में ही तो है ये आंकड़ा, तो ये क्या है, अविकसित देश है। जितने भी देश इस कैटेगरी में आएंगे सभी कहे जाएंगे अविकसित देश। तो अफ्रीका महाद्वीप में देख लो, अविकसित देश ही रहते हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद अब आ जाओ विकासशील देश में। तो विकासशील देश के अगर आप HDI देखोगे तो ये होती है 0.5 से, देखो
इससे 499 है, ये 5 से आ गया, 5 से लेकर के आ जाओ 0.799। अब देखो यहाँ पर विकासशील है तो इसमें भारत की देखो कहाँ पर है, भारत देखो इसी के अंतर्गत आ जाता है कि नहीं। देखो 0.645 है, तो देखो 0.55 से 799 के बीच में ही तो है 0.645, तो इसी के अंतर्गत तो आ ही जाएगा भारत की नहीं, आ जाएगा इसी में प्रॉपर। इसके बाद आ जाओ विकासशील में, तो विकासशील जो देश होता है, सॉरी विकसित देश हो जो होता है, अगर इसकी बात की जाए तो विकसित देश 0.8 से आप 1% तक, 1 तक जाओ, ठीक है। तो ये जो है विकसित देश हो, यानी कि 8 से 1 तक। यहाँ पर आपको कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं मिलेंगी, वो मिलेगी आपकी अमेरिका, ठीक, अमेरिका मिल जाएंगी, और बहुत सारे देश हैं। आकार के आधार पे नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर केवल हम विकसित के आधार पे है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे देश आपको विकसित मिल जाएंगे, जैसे आप इन देशों को ले लो, यूरोप के देश को ले लो, सभी विकसित देश हैं, यूरोप के सभी विकसित हैं, अमेरिका भी विकसित है, कनाडा विकसित है, ये सब देश क्या हैं, ये विकसित देश हैं, ठीक है। इनका जो HDI है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो HDI देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की रहती है। स्विट्जरलैंड है वो सबसे अव्वल रहता है विकसित देश में, मैन पर है स्विट्जरलैंड, ये दिमाग में होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जो है वो अव्वल रहता है, चलो विकसित में। और सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड को जो जिनेवा है इसमें देखना, WTO है, WHO है, इनके सभी क्या हैं, यहीं पे तो हैं वो, ख्याल है। हेलो, 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 चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा स्पष्ट, ये विकसित, विकासशील, अविकसित। चलो अब हम बात करते हैं इसी में कि इन संसाधनों के आधार पर किसी देश को हम विकसित, अविकसित और विकासशील कैसे डिसाइड करते हैं। सब इसमें को इसको भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये संसाधन जो होते हैं किसी देश में, तो उनका जो क्षेत्र होता है, राइट, उस आधार पे भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर इसे समझते हैं, जो देश है विकसित हैं, विकासशील हैं, अविकसित हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो इसमें आप जानते हो क्या होता है कि जो संसाधन है, राइट, ये जो संसाधन दिए हैं इनका ओवरऑल जो है वो डिसाइड करता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है, अविकसित है, उसका भी कंप्रोमाइज किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन आप जानते हो इनका जो स्तर है, इनका जो स्तर है वो कितना है, वो कितना है। तो आप जानते हो जैसे प्राकृतिक संसाधन में आप कृषि क्षेत्र ले लो, कृषि क्षेत्र ले लो या कृषि सेक्टर ले लो, तो ये जो कृषि क्षेत्र या कृषि सेक्टर है, राइट, ये इसका जो योगदान होता है वो सबसे कम माना जाता है। तो आप एक चीज़ सोचो, ऐसा सोचो, सुनो ध्यान से, इस प्रकार से थोड़ा हम इसको और साफ कर लें, फिर बताते हैं। चलो देखो, कोई देश, कोई देश आप ले लो, जैसे देश है, राइट, इस देश में अगर ये अविकसित है, अगर ये अविकसित है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र लिख लो। ओके, इसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है भौतिक क्षेत्र, इसका योगदान इससे कम रहेगा। तीसरा आता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे कम रहेगा। देखो सबसे ज़्यादा किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, भौतिक का, सेवा क्षेत्र। तो ये देश जो है अविकसित है, ये देश जो है वह अविकसित, जिस देश में प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ओके, प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा, प्राथमिक क्षेत्र में आपको मैंने बता ही दिया कृषि वगैरह, अगर सबसे ज़्यादा है तो वो देश जो है वो अविकसित है। वो देश कैसा है, अविकसित। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, अविकसित देश, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अगर सेवा क्षेत्र सबसे कम है, यानी कि जितना भी सेवा क्षेत्र है वो अगर सबसे कम है, तो आप जानते हो ये क्या कहलाता है, अविकसित क्षेत्र। क्योंकि सेवा क्षेत्र में आप जानते हो जो जीबीए होता है वो काउंटर रहता है सेवा क्षेत्र में, क्योंकि सेवा क्षेत्र जैसा ज़्यादा बढ़ता रहेगा ना, जीबीए यानी कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा जीडीपी में योगदान होगा। तो इस आधार पे आप जानते हो कि सेवा क्षेत्र अगर सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम है, तो इससे वो देश जो है वो अविकसित। दूसरी बात आती है विकसित देश। ठीक, विकसित देश, विकासशील हम थोड़ा बाद में समझाएंगे। विकसित देश, विकसित देश में आप जानते हो सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान माना जाएगा। इसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक जो क्षेत्र है का योगदान, इसके बाद आता है प्राथमिक क्षेत्र। चलो, तो द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र आप देखोगे ना, ये जो तीनों क्षेत्र हैं, तो इसके अंतर्गत इसका योगदान अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में, अगर सेवा क्षेत्र का जो योगदान है अगर वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो देश कैसा है, विकसित है। यानी कि सेवा क्षेत्र आप जानते हो वो पूरा का पूरा जो होता है वो डिपेंड करता है वहाँ के भौतिक संसाधन पर, भौतिक संसाधन पर डिपेंड करता है। लेकिन आप जानते हो भौतिक संसाधन एक बार अगर बन जाते हैं ना, एक बार बन जाते हैं तो फिर उसको तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में उसकी बिक्री के लिए जो ग्रॉस वैल्यू एडिट की जाती है वो जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा होगी, यानी एक व्यक्ति ने वहाँ से कुछ माल खरीदा, दूसरे को इतना दिया, फिर उसने उतने को दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसकी एक ही बार हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक ही बार हुई है, लेकिन वो क्या है, वो निरंतर क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, निरंतर कैसा है, बिक रहा है। उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड हो रही कि नहीं, लेकिन वो सेवा क्षेत्र में हो रही, सेवा क्षेत्र में हो रही, राइट। लेकिन भौतिक क्षेत्र में एक ही बार बना है, तो आप जानते हो वही देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र ये सबसे कम होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र ये सबसे कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन बढ़े बढ़े अच्छी बात है, लेकिन कंप्रोमाइज अगर इनसे करोगे ना तो ये इससे प्राथमिक क्षेत्र बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम इसकी तुलना। अब बात ये आती है कि जैसे सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो जैसे अमेरिका जैसे देश हैं तो 80 से 82% के बीच रहते हैं। तो ये देखो जो है द्वितीय क्षेत्र अगर आप देखोगे तो इनका द्वितीय क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान है, लगभग में इसका मिलेगा 16 से 17% का। ओके, और 4 से 5% जो योगदान है इसका है। तो आप जानते हो कि ये देखो सेवा क्षेत्र कितना ज़्यादा है, तो सभी तो ये देश कैसे हैं, विकसित हैं। ओके, यहाँ पे देखो जिस देश का ये 80% होगा तो वो देश क्या कहलाएगा, अविकसित। यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ, 16 से 17% और सेवा क्षेत्र 4%, 4 से 5, जस्ट इसके अपोजिट कर लो आप, जस्ट अपोजिट कर लो, तो ये अविकसित देश कहलाएंगे। जबकि विकासशील जो देश होते हैं इसमें अगर आप देखोगे तो इन तीनों का योगदान जो होता है एक्चुअली में बढ़ता है। जैसे प्राथमिक जो क्षेत्र होता है ये इनकी तुलना में कम होता जाता है, इनकी तुलना में ये कम होता जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र इसमें वृद्धि होगी, तृतीय क्षेत्र इसमें वृद्धि होगी, लेकिन एकदम नहीं, धीरे 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 धीरे। यानी कि द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का मतलब है भौतिक क्षेत्र, ठीक है, भौतिक संसाधन, यहाँ भौतिक संसाधन आप समझ सकते हो इसके, राइट, जो मशीनरी सिस्टम होता है, उद्योगों को शामिल करते हैं द्वितीयक में। तो सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। कैसे होती है, धीरे धीरे, एकदम वृद्धि नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, क्योंकि ये अविकसित
से विकासशील में आया, विकासशील से विकसित की ओर जा रहे हैं। ओके, तो ये कैसे हो रही है, इनमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, राइट। चलो, इसी प्रकार से समझ में आनी चाहिए। भारत का अगर बात की जाए तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है, भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो मैंने अभी आपको बताया कितना था, 55.2% भारत का है इतना। ओके, इसमें 27 से 28% के बीच जो है वो आपको मिल जाएगा भौतिक क्षेत्र का, मशीनरी सिस्टम है उसका, और वो आप ऐड करो तो 15 से 16% शायद बचेगा, 16-17% बचेगा। तो ये कृषि का है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। चलो, तो भारत जो है वो कैसा है, विकासशील है, भारत है विकासशील। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इन आधारों पे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई देश अविकसित, विकासशील, विकसित कैसे बनता है। चलिए, अब हम बात करते हैं जीएनपी। अभी तक मैंने क्या निकाला था, एनडीपी निकाल दिया था, अब हम निकालते हैं जीएनपी। तो अभी तक जीएनपी तो मैंने बात की नहीं है। ओके, तो हम जीएनपी को थोड़ा समझ लेते हैं। जीएनपी, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी। चलो, तो देखते हैं, अगर टाइम इसके लिए बचता है तो फिर इसी में हम रिकॉर्ड कर देंगे, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। ओके, चलो थोड़ा समझ लेते हैं, अभी टाइम है। देखो, जीएनपी क्या होता है एक्चुअली में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल का मतलब आप समझते हो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो, राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद, इसमें बहुत अंतर है। घरेलू उत्पाद में आप जानते हो कि एक भौतिक सीमा भारत की जहाँ जहाँ होती है उसके अंतर्गत हम घरेलू सीमा मान लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया था जीडीपी में जितने भी घरेलू सीमाएं होती हैं, ओके, वो आपको सब पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर आप पढ़ना, वहाँ पे सब मिल जाए। लेकिन जीएनपी जो होता है, जीएनपी जो होता है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वो एंड जो जीडीपी है, राइट, जीडीपी है उसमें से कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, उससे हम निकालते हैं जीएनपी। तो जीएनपी हम कैसे निकालते हैं, तो वैसे तो आपको पता होना, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या समाहित कर लेते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या समाहित करते हैं, अर्थात क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, तब राष्ट्र में मेरा रिजल्ट निकलता है। ओके, चलो 1 मिनट। एक मिनट वेट करो। एक मिनट मित्रों। चलो, हम क्लास ये कल ले लेंगे, थोड़ा क्लास है 15-20 मिनट की है। ओके, तो कल ले लेंगे।